प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2221 लू केरन वर्सेस वुडचार। पूरे बैटलफील्ड के सबसे बड़े दुश्मन फोर्ट्रेस को एक ही वार में नष्ट करने के बाद वुड की आंखों में खुशी झलक उठी। उसके अंदाजे के मुताबिक क्रोस को कंट्रोल करने वाला इंसान यही होना चाहिए। उसका यह फैसला बिना वजह नहीं था, क्योंकि 100 किलोमीटर के दायरे में और कोई बड़ा शेल्टर मौजूद नहीं था। इतनी बड़ी संख्या में मैकेनिकल क्रोस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर को किसी सुरक्षित जगह पर होना जरूरी था, ताकि वो ध्यान से कंट्रोल कर सके। आसपास देखा जाए तो ये इलाका वोलुयन एम्पायर का है। इंसानों को यहां कोई स्थायी सुरक्षित जगह मिल ही नहीं सकती। काश कि एक ही वार में मैं तुझे खत्म कर पाता। वुड ने गहरी सांस ली और इधर उधर नजर दौड़ाई, इस उम्मीद में कि मैकेनिकल क्रोस का कंट्रोल छूट जाएगा। लेकिन जल्द ही उसकी उम्मीद टूट गई। उसने अपनी आंखों से देखा कि दूर आसमान में एक विशाल काला बादल उड़ता आ रहा है। 3000 से ज्यादा मैकेनिकल फ्लाइंग क्रोस सीधा उसी की ओर झपटे और पलक झपकते ही उसके सामने आ पहुंचे। वुड समझ ही नहीं पा रहा था। अगर उसने सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म को नष्ट कर दिया तो फिर दुश्मन कहां छिपा हो सकता है। काफी देर तक सोचने के बाद भी जवाब नहीं मिला। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने झटके से आसमान की ओर देखा। आसमान में 3 विशाल सुपर बैटलशिप्स लटक रहे थे। क्या वो वहां है? हां, वही थी। अगर लू केरन सुपर बैटलशिप पर नहीं होती तो पूरे बैटलफील्ड को लगातार सपोर्ट कैसे मिल पाता? सिर्फ वही थी जो अकेले इन तीनों सुपर बैटलशिप्स को परफेक्टली कंट्रोल कर सकती थी। दुर्भाग्य से वुड को यह सच्चाई समझ आई तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि असंख्य क्रोस पहले ही उस पर टूट पड़े थे और आयरन कर्टन के कवच से बाहर निकलकर उन तीनों सुपर बैटलशिप से भिड़ने जाना उसके लिए नामुमकिन था। वुड के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने फिर से वर्ड स्पिरिट की शक्ति सक्रिय की और अपना शरीर एक छछूंदर की तरह जमीन में गाड़ दिया। लेकिन इस बार लू केरन पहले ही उसे देख चुकी थी। वो उसे इतनी आसानी से भागने देने वाली नहीं थी। मैकेनिकल क्रोस के झुंड ने पंख फैलाए और सीधा उसी गड्ढे में घुस गए जहां से वो भागा था। जमीन में प्रवेश करते ही उनके शरीर बदल गए और उन्होंने बरोइंग मोड शुरू कर दिया। भागेगा? कहां तक भागेगा? लू केरन की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। ये उसकी जिंदगी की पहली बड़ी लड़ाई थी। उसे शानदार जीत हासिल करनी थी और ब्रदर झंग यी को अपनी ताकत दिखानी थी। आखिर झंग यी ने इन सालों में उस पर बिना शर्त भरोसा किया और उसे तैयार करने में अनगिनत रिसोर्सेस खर्च किए थे, वरना वो तो उस समय मर ही जाती जब क्यामत ने पहली बार दुनिया को जकड़ा था। अगर ये भाग भी गया तो क्या बाकी लोग बच पाएंगे? लू केरन ने ठंडी सांस छोड़ी और सुपर बैटलशिप सक्रिय कर दिया। मेन गन गरजा और शक्तिशाली एनर्जी कैनन ऐसे फूटा मानो धरती के केंद्र तक छेद कर दे। उसकी किरण सीधी गिरी और आसमान के आयरन कर्टन से टकराई। आसमान का आयरन कर्टन जबरदस्त हिलने लगा, लेकिन दूसरे दिशाओं से आती एनर्जी उसकी आकृति को बनाए रखे हुए थी। लेकिन अचानक एक अजीब घटना हुई। लू केरन ने उपकरणों पर देखा कि पूरे वोलुयन एम्पायर को ढकने वाला विशाल एनर्जी शील्ड अचानक गायब हो गया। क्या? लू केरन दंग रह गई। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा। उसे अपनी आंखों पर शक हुआ, लेकिन मशीनें गलत नहीं थी। एनर्जी शील्ड सचमुच गायब हो चुका था। यह उनके लिए सबसे बड़ी परेशानियों में से एक था और मौजूदा हमले से इसे इतनी जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता था। सुपर बैटलशिप के मेन गन का इस्तेमाल सिर्फ ऊर्जा खर्च करने और कॉलिशन फोर्सेस को फायर कवर देने के लिए हो रहा था, लेकिन वो बस गायब हो गया। लू केरन यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उसने सोचते हुए कुर्सी से उठकर खिड़की से नीचे झांका। आयरन कर्टन आसमान में पारदर्शी और रंगहीन था, लेकिन जैसे ही उसकी ऑफेंसिव या डिफेंसिव फंक्शंस एक्टिवेट होते,
एनर्जी के कारण नीली रोशनी फैल जाती। लेकिन अब नीचे देखते हुए उसे बस विशाल वोलुयन एम्पायर नजर आ रहा था। एनर्जी रिएक्शन का कोई निशान नहीं। क्या ये सचमुच खत्म हो गया? वो उलझन में थी। तभी दूर सेंट्रल सिटी एरिया से एक भयानक एनर्जी स्तंभ आसमान की ओर उठता हुआ दिखा, जो डार्क केज में जा टकराया। तभी उसे समझ आया कि क्या हो रहा है। ब्रदर, लू केरन की आंखों में चिंता की चमक उभरी। मैकेनिकल उपकरणों पर एनर्जी लेवल इतना ऊंचा दिख रहा था जो कल्पना से परे था। यह साफ था, गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड झंग यी से लड़ने के लिए ही आयरन कर्टन की शक्ति खींच रहा था। लू केरन ने जोर से सिर हिलाया। मुझ पर भरोसा करो ब्रदर, इस समय मुझे बस अपना काम करना है। वो जानती थी कि झंग यी की चिंता करना बेकार है, क्योंकि उस स्तर की लड़ाई में कोई और शामिल होने लायक नहीं था। झंग यी इतने समय से तैयारी कर रहा था। उसने हर संभावना सोची होगी। इस बार वो कभी असफल नहीं होगा। इस विश्वास के साथ लू केरन फिर कंसोल पर बैठ गई। उसकी आंखों में आग जल रही थी। हाथ तेजी से कंट्रोल पर चल रहे थे। अब आयरन कर्टेन नहीं है तो मैं भी रहम नहीं करूंगी। अगले ही पल आसमान में 3 सूरज चमक उठे। सुपर बैटलशिप से निकली शक्तिशाली अल्ट्रावायलेट बीम्स ने पूरे वोलुयन एम्पायर को झकझोर दिया और हर जगह तबाही मच गई। साथ ही लू केरन ने वोलुयन एम्पायर की मिलिट्री फॉर्मेशन पर नजर गड़ाई। उसने बिना हिचके लॉन्च बटन दबा दिया। उसका मेन शिप अपनी मुख्य तोप वोलुयन एम्पायर की फ्रंटलाइन आर्मी पर साध चुका था और एक अर्थ शैटरिंग हमला शुरू कर दिया। एनर्जी कैनन भारी और प्रचंड थी, जिसमें मौत और विनाश की गंध थी। हर बार फायर करना 5 लव डेथ गॉड्स की ऊर्जा खर्च करने जैसा था, लेकिन इसकी तबाही अकल्पनीय थी। बैटलफील्ड एक पल के लिए थम गया। दोनों तरफ की एलीड आर्मीज ने मौत का साया महसूस किया। आसमान सफेद चमक से भर उठा। बादलों को चीरती एक जलती हुई सफेद रोशनी की किरण सीधी झुकी और वोलुयन एम्पायर की सेना पर टूट पड़ी। ये मानो खुदा का अजाब था, जो सीधे सेना के बीच उतर आया। हजारों सैनिक जो इंपैक्ट के बीच थे, वही भाप बनकर उड़ गए। यहां तक कि स्टील से बने मैकेनिकल वॉर बीस्ट्स भी उस आग उगलती गर्मी को सह न पाए। एनर्जी शॉकवेव पतझर की हवा की तरह सबको उड़ा ले गया। जहां जहां वो पहुंचा, लिजर्डमैन के शरीर फट गए और विशाल मैकेनिकल बीस्ट्स कचरे के थैलों की तरह हवा में उड़ गए। चैप्टर 2222 लू केरन वर्सेस वुड 6। आसमान में एक विशाल मशरूम बादल उठा और लगातार झटके की लहरें फैल गई। वोलुयन एम्पायर की सबसे उन्नत युद्ध मशीनरी भी इस वार के सामने बेहद कमजोर लग रही थी। ह्यूमन कॉलिशन ने जल्दबाजी में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पहले ही लू केरन की चेतावनी मिल चुकी थी। लेकिन फिर भी वो भयानक शॉक वेव तूफान उन्हें ऐसे महसूस करा रहा था जैसे वो किसी सक्रिय ज्वालामुखी के क्रेटर में खड़े हों। उनके जलते हुए शरीर पिघलने को तैयार थे। अगर उनके पास सबसे उन्नत कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स न होते, तो केवल इतनी तीव्र रेडिएशन ही उनके शरीर को तोड़कर मौत दे देती, क्योंकि कोशिकाएं इतनी हाई इंटेंसिटी रेडिएशन सहन ही नहीं कर सकती। सिर्फ एक वार ने इस पूरी डिफेंस लाइन को तोड़ दिया और डोंगचेंग डिस्ट्रिक्ट की ओर जाने वाला रास्ता खुल गया। अब उन्हें बस आगे बढ़ना था और सीधे सेंट्रल सिटी एरिया तक पहुंचकर शाही परिवार और शक्तिशाली लोगों की जान को खतरे में डालना था। ह्यूमन कॉलिशन खुशी से भर गई। यांग जिंगसिन, झंग यी और दूसरों की योजना के तहत वो बेहद स्मूथली लड़ रहे थे और बिल्कुल अजेय दिख रहे थे। इतना स्मूथ कि उन्हें खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर सिर्फ 1 साल पहले तक वो वोलुयन एम्पायर की एलीट आर्मी के हाथों जानवरों की तरह स्लॉटर किए जा रहे थे, बिना जरा भी प्रतिरोध करने की क्षमता के। सिर्फ 1 साल में हालात पलट गए। अब वो शिकारी बन गए थे और उनका शिकार था वोलुयन एम्पायर के लिजर्डमैन। ये सब लॉर्ड केओस की वजह से है। किसी ने ऐसा कहा, ये डींग नहीं थी, बल्कि एक लोहे की तरह सच्चाई थी।
वो सब 6 बड़े क्षेत्रों के एलीट योद्धा थे और उन्हें पता था कि इस समय हुएक्सू किंगडम की असली ताकत क्या है। अगर झंगी द्वारा प्रदान की गई मैकेनिकल आर्मी और वो 3 टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सुपर बैटलशिप्स न होते तो उनमें से अधिकांश लोग इस युद्ध में मारे गए होते। जैसा सोचा था, युद्ध जब एक स्तर पर पहुंच जाता है तो वो संख्या पर निर्भर नहीं रहता। वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी और टॉप लेवल एलियंस के टकराव पर निर्भर करता है। हुएक्सू किंगडम की सेना के एलीट सोल्जर्स भावुक हो उठे। आसमान से लू केरन का आदेश आया, सेंट्रल सिटी पर जल्दबाजी में हमला मत करो। मौजूदा रास्ते पर आगे बढ़ो और जितने भी लिजर्डमैन दिखें सबको मार दो। याद रखो, हमारा सिद्धांत है, कोई भी लिजर्डमैन जिंदा नहीं बचेगा। जी मास्टर लुबान। उन्होंने बहुत आदर से लू केरन के आदेश का पालन किया। यह मजबूत के प्रति सम्मान था। लू केरन को अच्छे से पता था कि सेंट्रल सिटी एरिया में यांग जिंगसन और बाकी लोग सबसे महत्वपूर्ण मिशन पूरा कर रहे थे, इसलिए वुलुयन एम्पायर को ज्यादा जोर से नहीं धकेलना चाहिए। ये वार देखकर वुड, जो जमीन के नीचे छिपा हुआ था, डर गया। वो मैकेनिकल क्रोस के विशाल झुंड से घिरा हुआ था और किसी भी तरह से भाग नहीं पा रहा था। हालांकि वो वर्ड स्पिरिट की शक्ति से खुद को जमीन खोदने की क्षमता दे सकता था, लेकिन वो कोई असली तिलचट्टा नहीं था, इसलिए उसकी गति सीमित थी। लेकिन वो 3000 मैकेनिकल क्रोस हर दिशा से उसे अंडरग्राउंड घेर कर हमला कर रहे थे। वुड इस डिफेंस लाइन के टूटने से डर गया। अगर वो आगे लड़ा तो उसे पूरी तरह डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि दुश्मन को उसकी सारी व्यक्तिगत जानकारी पता थी। लेकिन क्या वो भाग सकता था? ऐसे समय पर तो सबसे कमजोर कायर भी भागने का चुनाव नहीं करता। ये नस्ल विनाश का युद्ध था, इसमें सरेंडर का कोई विकल्प नहीं था। वुड के सोचने का समय ही नहीं था कि तभी उसे चारों ओर से अजीब काम काम की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे मौत का देवता उसका जीवन लेने आ गया हो। और भी ज्यादा मैकेनिकल क्रोस जमीन से निकलकर उसका पीछा करने लगे। वुड ने दांत भींचे और वर्ड स्पिरिट सक्रिय किया। क्रश, धड़ाम। पीछे की जमीन तुरंत ढह गई और मिट्टी कठोर होकर मैकेनिकल क्रोस को फंसा दी। हालांकि सीधे इतने बड़े समूह पर शक्ति का इस्तेमाल करने से उसे बैकफायर होता, लेकिन धरती की विशेषताओं का उपयोग करके वो उन्हें कुछ देर के लिए रोक सकता था। लेकिन जल्द ही चारों ओर से फिर काम की आवाजें आने लगी, मानो ये वो काले कौवे हों जो मृतकों की लाशें नोचने का इंतजार करते हों। वुड की शक्ति सिर्फ थोड़ी देर की देरी कर सकती थी। साधारण मिट्टी और पत्थर ये मेटल से बने इन केवों के सामने रेत जैसे थे और उन्हें रोक नहीं सकते थे। कौवे पीछा करते रहे और दूर से ही अपने लेजर वेपन से घनी धरती को चीरते हुए वुड की ओर फायर करने लगे। हालांकि उनकी ताकत थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी वो वुड को बेहद परेशान करने लगी। भागना असंभव है, लेकिन अगर लड़ना है तो सीधे दुश्मन के शरीर पर वार करना होगा। उन तीनों वॉरशिप्स में सिर्फ एक पर असली मैकेनिकल रेवन कंट्रोलर है। अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे किसी तरह 2000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचना होगा, फिर सही जगह लॉक करके उसका असैसिनेशन करना होगा। जितना वुड सोचता गया उतना ही निराश होता गया। दुश्मन ने उसकी सारी क्षमताओं की गणना कर ली थी और अब वो बिल्कुल सुरक्षित था। ऐसे युद्ध में लड़ाई जारी कैसे रखी जा सकती थी? क्या सच में आज वुलुयन एम्पायर का विनाश हो जाएगा? वुड के मन में ऐसे निराशाजनक और डरावने विचार उठे जिससे वो खुद ही घबरा गया। ग्रैंड मार्शल, आयरन कर्टन ऑफ द स्काई को बंद करो और अपनी शक्ति खुद पर केंद्रित करो। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम वुलुयन एम्पायर को बचा सको। वो दिल ही दिल में यही प्रार्थना कर सकता था। मैकेनिकल क्रोस का पीछा और तेज होता जा रहा था। आखिरकार वुड को एहसास हुआ वो इन मैकेनिकल क्रोस से अनंत तक नहीं लड़ सकता। अगर डिफेंस लाइन टूट गई और ह्यूमन कॉलिशन सेंट्रल सिटी पर हमला कर दे तो वैसे भी उसे मौत की सजा मिलेगी। वुड पर उस समय भारी दबाव था। 3000 से भी ज्यादा मैकेनिकल फ्लाइंग क्रोस
उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। वो लगातार उन्हें रोकने में ही उलझा रहा। वर्ड स्पिरिट की शक्ति से वो एक बार में बस 10 मैकेनिकल क्रोस नष्ट कर सकता था, वरना बैकफायर इतना भारी होता कि उसके दिमाग में दर्द उठ जाता। लगातार शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे समझ आया कि वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, वरना ये 3000 मैकेनिकल क्रोस उसे थकाकर मौत के घाट उतार देंगे। ये कोई मजाक नहीं था। लू केरन द्वारा नियंत्रित मैकेनिकल क्रोज में कैंग्योन क्लैन की सबसे उन्नत मैकेनिकल टेक्नोलॉजी लगी थी और उनमें एलियन से लड़ने के लिए एनर्जी शील्ड भी था। अगर दुश्मन वुड न होकर कोई और एलियन होता तो ये एडवांटेज पूरी तरह ओवरवेलमिंग साबित होता। वुड ने दांत भींचे और किवों के पीछा से बचने की पूरी कोशिश की। वो अचानक जमीन से ऊपर निकला और बाहर आते ही उसने तुरंत आसमान की ओर अपना वर्ड स्पिरिट आदेश दिया। वाइन फॉलिंग, तूफान की ताकत से दुश्मन को नीचे गिराओ। लू केरन ने साफ महसूस किया कि सुपर बैटलशिप के चारों ओर की हवा का दबाव बदल गया है। आसमान में एक भयानक तूफान इकट्ठा होने लगा और सुपर बैटलशिप के चारों ओर जमीन से धूल, लाशें और मलबा उठकर घूमने लगा। ये देखकर लू केरन ने मुंह में दबाया और आराम से मैकेनिकल क्रोस को हमला जारी रखने दिया।